नमस्कार साथियों, मैं संदीप पीपड़ी स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज बात करते हैं हमारे अगली जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला में आगे बात करते हैं कि बड़ी संख्या में मालवा सिक्के व आहत मुद्राएं प्राप्त हुई। बड़ी संख्या में मालवा सिक्के व आहत मुद्राएं प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई? नगरी से या नगर से या बालाथल से या बागौर से। नगरी कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। नगरी सभ्यता चित्तौड़ में, नगर टोंक में, बालाथल उदयपुर में, और बागौर तो कहाँ है? भीलवाड़ा में। कहाँ है? भीलवाड़ा में। और क्वेश्चन क्या था? बड़ी संख्या में मालवा सिक्के व आहत मुद्राएं प्राप्त हुई। तो कहां से प्राप्त हुई है? नगर। कहां से प्राप्त हुई? नगर से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शासक मुगलों के सामने नहीं झुका? राजस्थान का कौन सा शासक मुगलों के सामने नहीं झुका? ऑप्शन है अमर सिंह, राज सिंह, महाराणा प्रताप, जय सिंह। तो महाराणा प्रताप कभी मुगलों के सामने नहीं झुका। उन्होंने महल, राजशाही सब कुछ त्याग दिया था। महल, दुर्ग, अपने जीवन को सुखमय जो जीवन कट रहा था उसको त्याग के उसने कष्टदायी जीवन भी जिया था। जंगलों में दर दर के लिए, दर दर की ठोकरों को भी भटका था। कौन है? महाराणा प्रताप। लेकिन इसका सही आंसर क्या है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप कभी मुगलों के सामने नहीं झुका। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को, और महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। और महाराणा प्रताप कभी मुगलों के सामने नहीं झुका। राज सिंह या राय सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राजसमंद झील राजसमंद जिले में स्थित है। और कौन सी नदी पर है? गोमती नदी पर है। राजसमंद झील का निर्माण कौन सी नदी पर हुआ? गोमती नदी पर इस झील का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करें, पुरातात्विक स्थल जोधपुरा। पुरातात्विक स्थल जोधपुरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में तो क्या है? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता कहां स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसका सही आंसर होगा जयपुर। कहां स्थित है? जोधपुरा सभ्यता जयपुर में स्थित है। और जोधपुरा सभ्यता लोहा युगीन सभ्यता है। लोहा युगीन सभ्यता। लोहा युगीन सभ्यता। लोहा युगीन सभ्यता जोधपुरा सभ्यता। और यह राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है जोधपुरा सभ्यता। और आप बात करें और आगे अगले क्वेश्चन की, तो यह अगला क्वेश्चन आपके सामने है। स्वामी विवेकानंद राजस्थान के किस कस्बे में आकर कुछ समय के लिए राजा के अतिथि के रूप में ठहरे थे? वह कस्बा कौन सा था? तो स्वामी विवेकानंद
सबसे स्वामी विवेकानंद सर्वप्रथम है, स्वामी विवेकानंद सर्वप्रथम राजस्थान में माउंट आबू सिरोही आए थे, माउंट आबू सिरोही आए थे। सर्वप्रथम कहां आए थे स्वामी विवेकानंद? माउंट आबू सिरोही। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र दत्त को स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की? विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की? तो खेतड़ी के शासक, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी। विवेकानंद की उपाधि दी। और इसका सही आंसर क्या है? खेतड़ी। कहां रुके थे? खेतड़ी में आके ठहरे थे कुछ समय के लिए। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्मित करवाया था? जो 2.5 दिन का झोपड़ा है यह अजमेर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? अजमेर जिले में। 2.5 दिन के झोपड़े को 16 खंभों का महल कहा जाता है। 2.5 दिन के झोपड़े को क्या कहा जाता है? 16 खंभों का महल कहा जाता है। राजस्थान की प्रथम मस्जिद, राजस्थान की प्रथम मस्जिद, राजस्थान की प्रथम मस्जिद कौन सी है? 2.5 दिन का झोपड़ा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब करवाया था? 1194 ईस्वी में। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है यहां पर प्रारंभ में 2.5 दिन के झोपड़े, जो वर्तमान में 2.5 दिन का झोपड़ा, यहां प्रारंभ में क्या हुआ करती थी? रूठन, बरहण, संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला। और इस पाठशाला का निर्माण 1153 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ या विसल देव चौहान ने करवाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। इसे मेवाड़ की थर्मोपोली, मेवाड़ की थर्मोपोली, इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा जाता है। दिवेर का युद्ध कब हुआ? अक्टूबर 1582 में। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा? दिवेर के युद्ध को क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन। जबकि कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपोली कहा। रणथंभौर में चौहान वंश की शुरुआत किसने की थी? कि जो रणथंभौर है यहां पर चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था। कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र है, और जिसका नाम था गोविंदराज। जिसका नाम क्या था? गोविंदराज जिसका नाम था। और गोविंदराज को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर का शासक बना दिया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का भाई हरिराज या हरिराम ने क्या किया? इसको गोविंदराज को शासक पद से हटा दिया और अपने सेनापति
चतरदास के नेतृत्व में दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया और चतरदास कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने लड़ता हुआ मारा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण करने की योजना बनाता है हरिराज या हरिराम के विरुद्ध, और हरिदाम या हरिराज को इस बात का पता चलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक सेना लेकर आ रहा है, तो अपने पूरे परिवार सहित आग में ही जिंदा जल जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज को रणथंभौर की जागीरी प्रदान की थी। गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में की। कब की रे? 1194 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोविंदराज। कैमास था ये सोमेश्वर चौहान। ये वही सोमेश्वर चौहान है जिसके शासनकाल में बिचौलिया शिलालेख लिखा गया और इसका मंत्री था। ये सोमेश्वर चौहान का क्या था? मंत्री था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासनकाल 1177 से लेके 1192 ईस्वी तक था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म की बात करें 1166 ईस्वी में। 1166 ईस्वी में अहिलपाटन गुजरात में हुआ था। अहिलपाटन गुजरात में जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नादाय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? उदय सिंह के साथ ही पन्नादाय ने चित्तौड़ दुर्ग छोड़ दिया था। पन्नादाय ने का पुत्र चंदन की हत्या कर दी बनवीर ने, और वो हत्या करना चाह रहा था उदय सिंह को, लेकिन पन्नादाय ने स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए, मेवाड़ की रक्षा करते हुए उदय सिंह को बचाया और अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। और इसे उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग में भेज दिया। कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया और आशा देव पुरा के नेतृत्व में, किसकी देखरेख में रखा? आशा देवपुरा के नेतृत्व में से रखा गया। उदय सिंह का राज्याभिषेक की बात करें कि उदय सिंह का राज्याभिषेक कब होता है, तो इसका राज्याभिषेक की बात करें तो 1537 से लेकर 1572 तक इसका शासनकाल था, जबकि 1572 से लेकर 1597 तक शासनकाल रहा है महाराणा प्रताप का, जो वीर था। हर जगह जिस शहर में भी जाते हैं महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की आपको जरूर कोई ना कोई प्रतिमा देखने को मिल जाएगी, लेकिन न तो अलाउद्दीन खिलजी की कोई प्रतिमा मिलेगी और न ही कोई मोहम्मद गौरी की प्रतिमा मिलेगी, क्योंकि इन्होंने इन मुस्लिम सत्ताओं, जो मुस्लिम शासक थे, इनके खून में ही गद्दारी थी और हमेशा अपनी गद्दारी का ही इन लोगों ने परिचय दिया। और जो कभी किसी के सामने नहीं झुके और हंसते हंसते वो वीर गति को प्राप्त हो गए, और ऐसे महान सेना नायक, ऐसे महान शासक हुए हैं इस राजस्थान की धरती पर। तो पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके कौन से दुर्ग में शरण ली थी? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग सादड़ी गांव राजसमंद में स्थित है। सादड़ी गांव राजसमंद में स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो कौन सा समाचार पत्र था? प्रताप समाचार पत्र। प्रताप समाचार पत्र की बात करें तो कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर से प्रकाशित। कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर से। कानपुर से प्रकाशित। कहां से प्रकाशित होता था?
कानपुर से प्रकाशित होता था प्रताप नामक समाचार पत्र। इस पत्र को कौन संपादन कर रहा था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी कर रहा था। गणेश शंकर विद्यार्थी इसका क्या कर रहा था रे? संपादन कर रहा था। कहां से कर रहा था? कानपुर से कर रहा था। और ये गणेश शंकर विद्यार्थी तो विजय सिंह पथिक का खूब अच्छा मित्र हुआ करता था। और विजय सिंह पथिक ने इस बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में गणेश शंकर विद्यार्थी को बताया तो गणेश शंकर विद्यार्थी का दिल भी पसीज गया और उसने कहा कि इस प्रकार से अगर किसानों पे अत्याचार हो रहे हैं तो मैं अपने समाचार पत्र से में के माध्यम से इस किसान आंदोलन को समूचे भारत में प्रसिद्ध कर दूंगा। और प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से बिजौलिया किसान आंदोलन समूचे भारत में गूंज गया था, संपूर्ण भारत में फैल गया था। बिजौलिया के किसानों ने विजय सिंह पथिक के माध्यम से गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेंट की थी। क्या भेंट की थी? चांदी की राखी। विजय सिंह पथिक ने 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। बैसाखी के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। बेरीसाल का बास जो गांव है वहां, जिसका अध्यक्ष मुन्ना पटेल को बनाया गया। और इसके बाद विजय सिंह पथिक भूमिगत हो गए थे उमा जी के खेड़े में। लेकिन कुछ समय बाद समय ने ऐसी करवट ली कि विजय सिंह पथिक ने ही एक और समाचार पत्र निकाला और वो भी बिजौलिया से, और उसको नाम दिया गया ऊपरमाल डंका समाचार पत्र। और इस प्रकार से अनेक समाचार पत्रों ने इस बिजौलिया किसान आंदोलन को प्रकाशित किया और बिजौलिया के किसान थे उनको न्याय दिलाया। भारत में चलने वाला सबसे लंबा किसान आंदोलन बिजौलिया किसान आंदोलन था। अरे बिजौलिया किसान आंदोलन में कुल कितने प्रकार के कर थे? 84 प्रकार के कर लिए जाते थे, जबकि लाग बाग कितनी ली जाती थी रे? 74 प्रकार के। अरे वो किसानों का दिल देखो, उन किसानों के साथ इतना अच्छा अत्याचार होता था, फिर भी उन किसानों का दिल तो बहुत बड़ा था। और अगर इस प्रकार के कर आज ले लिए जाएं तो इन सड़कों के ऊपर खून की नदियां बहा दें, लेकिन वो किसान, उन्हें बिजौलिया के किसानों ने कोई भी हिंसा नहीं की थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ? राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ? आरंभ कहां से हुआ? आरंभ कहां से हुआ था? तो आरंभ कहां से हुआ था? राजस्थान में नसीराबाद से। कहां से हुआ? नसीराबाद से हुआ। और कब हुआ रे? 28 मई का दिन था। 28 मई का दिन 1857 को। और 15वीं बटालियन, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री सैनिक तैनात थे और बख्तावर सिंह ने विद्रोह कर दिया। और यहां पर तैनात थी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। उसने भी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का साथ दिया और उसने 30वीं ने विद्रोह कर दिया। 30 मई को विद्रोह कर दिया। जबकि नीमच छावनी मध्य प्रदेश में है और यहां पर विद्रोह हुआ 3 जून 1857 को विद्रोह होता है। अब देवली की बात करें तो देवली में कोई खास बड़ा विद्रोह नहीं होता है। अहुआ की बात करें तो मारवाड़ में 1857 की क्रांति के दौरान सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था। अहुआ में 2 युद्ध हुए थे। एक युद्ध का नाम था बिथोड़ा का युद्ध, जो 8 सितंबर को लड़ा जाता है, जबकि दूसरा युद्ध चेलावास का युद्ध होता है और वो युद्ध हुआ 18 सितंबर को। लेकिन इन दोनों युद्धों में ब्रिटिश सरकार को और मेवाड़ी और मारवाड़ी सेना को पराजित कर दिया जाता है। लेकिन हुआ कुछ और, गणगौर का युद्ध होता है और गणगौर का युद्ध 20 जनवरी को हुआ। और 20 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने अहुआ में क्रांतिकारियों को पराजित कर दिया। किनको पराजित कर दिया? क्रांतिकारियों को पराजित कर दिया था। और अहुआ कहाँ है वर्तमान में? अहुआ वर्तमान में पाली जिले में स्थित है, जबकि देवली वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, डोंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1944 में की गई। अरे किस व्यक्ति ने की? रामनारायण चौधरी का संबंध तो सीकर से था रे। ये रामनारायण चौधरी तो कहां का? सीकर का। प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा भीलवाड़ा का था रे। बहुंगीलाल पांड्या, इसका सही आंसर क्या होगा? बहुंगीलाल पांड्या। इसका संबंध डोंगरपुर से था। इसका संबंध कहां से था? डोंगरपुर से इसका संबंध था। और बहुंगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी कहा जाता है। बागड़ का क्या कहा जाता है? गांधी कहा जाता है भोंगीलाल पांडे को। जबकि राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। और मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी। अरे चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो मास्टर प्यारेलाल को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। पटवार 2016 में परी हुई, उसमें क्वेश्चन आया कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल को। संप सभा की स्थापना किसने की? तो संप सभा की स्थापना मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद गिरी, राजकुमार मानसिंह, भोंगीलाल पांड्या। किसने की थी? गुरु गोविंद गिरी ने की थी। अरे बात करें इस संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में पालगांव सिरोही में, कहां? पालगांव सिरोही में इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापना दयाराम स्वामी दयानंद सरस्वती की, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से की थी। दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से की थी। संप सभा का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है भाईचारा। क्या होता रे? भाईचारा। इधर ध्यान दे, सो रहे हैं आराम से। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया था। किसने तैयार किया था रे? मोतीलाल तेजावत ने। किसने तैयार किया था? मोतीलाल तेजावत ने तैयार किया था। मोतीलाल तेजावत ने महाराणा फतेह सिंह को ललकारा था कि रे मेवाड़ के महाराणा, हमारी जो 21 सूत्रीय मांग है, या तो तू इसको स्वीकार कर ले, नहीं हम एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। मेवाड़ सरकार, मेवाड़ का शासक दबाव में आया, लेकिन 21 सूत्रीय जो मांग पत्र था उसमें से 3 मांगे स्वीकार नहीं की और बाकी की 18 मांगे स्वीकार कर ली जाती हैं। और वो 3 मांगे कौन सी स्वीकार नहीं की? वन संपदा पर रोक नहीं लगाई। क्या नहीं की? वन संपदा पर रोक नहीं लगाई। बैठ बेगार नहीं बंद की। तीसरी थी सुअर मारने पर प्रतिबंध नहीं लगाया। सुअर मारने पर प्रतिबंध नहीं लगाया। और उसके बाद मातर कुंडिया स्थान से एक ही आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्रीय मांग पत्र मेवाड़ के शासक महाराणा फतेह सिंह के सामने रखा था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कि गणगौर का त्योहार, गणगौर की बात करें तो गण का अर्थ क्या होता है? शिव। और गौर का अर्थ है पार्वती। गणगौर त्योहार
सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है? सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। गणगौर के ऊपर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। बिना पार्वती की गणगौर, बिना पार्वती की गणगौर बीकानेर की प्रसिद्ध है। अरे बिना ईश्वर की गणगौर, गणगौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। जैसलमेर की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। और बात करें गणगौर की सवारी, गणगौर की सवारी कहां की प्रसिद्ध है रे? सॉरी, जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर की सवारी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। बूंदी में गणगौर का त्योहार नहीं मनाया जाता। बूंदी क्षेत्र में, जोधपुर में भी नहीं मनाया जाता, लेकिन जोधपुर में कुछ क्षेत्र में मनाया जाता है। बूंदी क्षेत्र में गणगौर का त्योहार नहीं मनाया जाता। कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का उल्लेख किया है। कर्नल जेम्स टोड ने कहां की गणगौर का उल्लेख किया? उदयपुर की। एक है गेंगा गणगौर, गेंगा गणगौर, और गेंगा गणगौर तो जोधपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। अरे सभी को पता है जोधपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। मनाई कब जाती है? ये तो मनाई जाती है बैसाख शुक्ल तृतीया को। जबकि गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को। मत देख तिरछी नजर से, अरे मत देख तिरछी नजर से, हम दरिया में नहा के आए हैं। हवा क्या खाक रास्ता रोकेगी, हम तूफानों से टकरा के आए हैं। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए ही तो हमें अपनों को छोड़ के आए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? पुष्कर का जो मेला है ये राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला। इस मेले में सर्वाधिक स्वदेशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। स्वदेशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। अरे पुष्कर का मेला NH 89 के नजदीक लगता है। कहां लगता है? NH 89 के नजदीक। अरे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, अंग्रेजी माह का जो कैलेंडर है उसके अनुसार यह मेला नवंबर माह में आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? नवंबर माह में। अरे पुष्कर के मेले में सर्वाधिक ऊंटों की क्रय विक्रय किया जाता है। ऊंटों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है इस मेले में। क्रय विक्रय किया जाता है। और यह मेला कब आयोजित होता है? कार्तिक माह की पूर्णिमा को। और कार्तिक माह की पूर्णिमा को ही कोलायत कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है, कोलायत झील के किनारे। कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। और ये हमारे आज के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन थे। फिर मिलेंगे साथियों एक नए जोश, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।